नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सब्र कीजिए, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त आकर खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। आइए इसी ओर जोश और उत्साह के साथ हम ऐतिहासिक काल से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ऐतिहासिक काल का समय है 600 BC के बाद का समय। दोस्तों यहाँ पर आपको 600 तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये BC क्या चीज है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो गोल है वह है दोस्तों ईसा मसीह के जन्म का सूचक है। अर्थात जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके पहले के समय, अर्थात मान के चलिए दोस्तों 1 जनवरी 2022 को किसी का जन्म होता है, मान लेते हैं हम उसको ईसा मसीह मानते हैं, तो उसके पहले के समय को क्या बोला जाएगा दोस्तों, BC बोला जाएगा, और उसके बाद के समय को क्या बोला जाएगा, AD बोला जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों मान के चलिए कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, जैसे BC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह। तो ईसा मसीह जिस दिन पैदा हुए उसके पहले के समय को बोला जाएगा BC, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहते हैं और शॉर्टकट में इसे इस तरीका से लिखा जाता है। जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय AD कहलाता है दोस्तों। AD का पूरा नाम होता है एमिनो डोमिनी। इसे हिंदी में ईस्वी कहा जाता है और शॉर्टकट में इसे इस तरीका से लिखा जाता है। दोस्तों ये तो हुआ BC और AD की जानकारी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, BC जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है। देखिए 400 BC, 300 BC, 200 BC, अर्थात अंक क्या होगा, वर्ष क्या होगा दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर आता है BC में। जबकि इसका विपरीत क्या होता है, AD में होता है। AD में क्या होता है दोस्तों, 100 AD, 200 AD, 300 AD, इस तरह ये क्या होता है दोस्तों, ऊपर की ओर चढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया BC और AD के बारे में। अब देखिए दोस्तों, जो BC के समय में संवत बनता है, जैसे देखिए विक्रमादित्य के समय में, विक्रमादित्य के समय में एक संवत बना था जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं दोस्तों। तो विक्रम संवत कब बना था दोस्तों, 57 BC में बना था। जबकि AD में जो संवत बनता है उसे क्या, वो क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए शक संवत, कुषाण शासक, कुषाण वंश के शासक कनिष्क था, इन्होंने एक संवत प्रारंभ किया था जिसका नाम है शक, और विक्रमादित्य ने अपने समय में जो संवत प्रारंभ किया था उसका नाम है विक्रम। तो इसलिए इसको विक्रम संवत कहा जाता है और इसको शक संवत कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, शक ने, कनिष्क ने किस सन में प्रारंभ किया था संवत, तो वो है 78 AD में। ठीक है दोस्तों, ये हुआ विक्रम संवत और शक संवत के बारे में। कभी कभार दोस्तों इंटरव्यू या किसी अन्य चीजों में पूछ दिया जाता है कि विक्रम संवत को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, या फिर शक संवत को जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर रखिएगा दोस्तों, जो AD में होता है, जो संवत AD में बनता है उसको क्या किया जाता है दोस्तों, घटा दिया जाता है। जो AD में बनता है उसको घटा दिया जाता है, जबकि BC में बनता है उसको क्या कर दिया जाता है दोस्तों, जोड़ दिया जाता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि मुझे वर्तमान में सन है 2023, यदि मैं इसका विक्रम संवत बनाना चाहूंगा तो किस तरीके से होगा दोस्तों, 2023 धन 57, इसको जोड़ूंगा तो आ जाएगा दोस्तों 2080। इसका मतलब है 2023 का विक्रम संवत कितना होगा दोस्तों, 2080। जबकि इसके विपरीत शक संवत कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2023 माइनस 78। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा, क्योंकि AD में जो संवत बनता है उसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, और जिस सन में बना होता है उतना ही उसको घटाना पड़ता है। तो 13 में 8 गया तो 5, हासिला 1, और 12 में 8 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 4। यहाँ पर ये हो जाएगा 1945। इसका मतलब है 2023 में शक संवत कितना होगा, 1945, जबकि विक्रम संवत होगा 2080। इस प्रकार दोस्तों
संवत को भी निकाला जाता है। अब याद रखिएगा दोस्तों, ये जो शक संवत है ये हमारे भारत सरकार ने इसे अपनाया है, जबकि विक्रम संवत को नेपाल सरकार ने अपनाया है। ये हुआ दोस्तों बीसी और एडी के बारे में पूरी जानकारी, साथ ही साथ संवत और उसका सन भी हमने देख लिया। कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है दोस्तों कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 135 वर्ष का अंतर होता है। आइए दोस्तों अब हम अगला देखते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। ऐतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत दो प्रकार से होता है दोस्तों। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, दोस्तों पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो हमें इतिहास के बारे में जानने का दो ही साधन मिलता है, एक पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। अब देखते हैं दोस्तों हम पुरातात्विक में किस प्रकार से हमें पता चलता है। तो सबसे पहला है दोस्तों भवन के अवशेष, भवनों के अवशेष, चित्रकला, धातु कला, साथ ही मूर्तिकला। तो पुराने समय में जो बना हुआ था भवन, उसके अवशेष, धातु कला, चित्रकला और मूर्तिकला, इनके माध्यम से हमें इतिहास काल को जानने का साधन मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों उस समय के जारी हुए कुछ सिक्के हैं, जैसे कि बानबरस सिक्का हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में मिला है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि स्वर्ण सिक्के किसने चालू किए थे। स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया था, ये प्रश्न आ जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किया था दोस्तों इंडो बैक्ट्रियन ने, इंडो बैक्ट्रियन, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये कभी कभार पूछ दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें कंफ्यूजन करने के लिए कुछ अलग तरीका से प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर तीनों चीजों को एकदम क्लियर कर देता हूँ। यदि पूछा जाएगा स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया, तो इंडो बैक्ट्रियन ने। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर पूछ दिया जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किसने किए थे। स्वर्ण सिक्के इसको किया था दोस्तों गुप्त शासकों ने किया था। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें पूछ दिया जाए कि शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, शुद्ध स्वर्ण सिक्के, तो शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किया था दोस्तों कुषाण शासकों ने किया था। इन तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। स्वर्ण सिक्का सबसे पहले बोला जाएगा तो इंडो बैक्ट्रियन, इसी को एक और नाम से बोल दिया जाता है दोस्तों हिंद यवन, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में इंडो बैक्ट्रियन के बदले हिंद यवन दे दिया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। इंडो बैक्ट्रियन को क्या बोलते थे, हिंद यवन बोला जाता था। अर्थात बैक्ट्रियन का मतलब होता है यवन और इंडो का मतलब होता है हिंद। ठीक है दोस्तों, यदि बोला जाएगा कि सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया था, तो गुप्त शासकों ने किया था, लेकिन उसमें मिलावट था। शुद्ध तौर पर स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया था, तो कुषाण शासकों ने किया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में आता है दोस्तों जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का
रुद्र दमन का अभिलेख, रुद्र दमन का अभिलेख, इसको याद रखिएगा दोस्तों। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें ऐतिहासिक काल को पहचानने की स्रोत मिलता है। इसके बाद में आता है दोस्तों एक और है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली स्तंभ, विक्रमादित्य का महरौली स्तंभ। इसमें भी हमको पता चलता है कि ऐतिहासिक काल 600 BC के समय का बाद का समय है। इसमें याद रखिएगा दोस्तों, इतिहास जानने के लिए कभी कभार ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत है दोस्तों सम्राट मौर्य का, सम्राट मौर्य का शासनकाल। ठीक है दोस्तों, लेकिन कभी कभार इसको घुमा फिरा करके ये पूछ लिया जाता है कि इतिहास जानने का स्रोत जो है अभिलेख के आधार पर, अभिलेख के आधार पर। तब क्या करना है दोस्तों, यदि पूछ दिया जाए कि इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है, तो सम्राट मौर्य का शासनकाल। लेकिन वही प्रश्न बोल दिया जाए दोस्तों कि अभिलेख के आधार पर इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है, तो सम्राट अशोक का होगा दोस्तों, सम्राट अशोक का होगा। क्योंकि सम्राट अशोक का जो अभिलेख है वो हमें ऐतिहासिक काल को जानने का स्रोत है। अब देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्यों को लिखने का कोई ज्ञान मालूम नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल के मनुष्यों को लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में दोस्तों सम्राट अशोक का जो अभिलेख है, अर्थात इस लिपि में मनुष्यों को लिखने का कला भी प्राप्त था और इसे पढ़ा भी जा चुका है। तो सम्राट अशोक का जो लेख है दोस्तों, सबसे पहले किसने पढ़ा है, तो सबसे पहले पढ़ा है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। तो दोस्तों मैंने आपका पुरातात्विक विभाग से जितना चीज आता है दोस्तों, जो हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत देता है, मैंने एक एक करके आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। दोस्तों इसको इसकी साथ लेना है तो ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम साहित्यिक के आधार पर देखते हैं कि साहित्यिक के आधार पर हमें इतिहास को जानने का स्रोत किस तरीके से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, साहित्यिक को भी दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है हमारा भारतीय साहित्यिक और दूसरा है दोस्तों विदेशी साहित्यिक। भारतीय के अंतर्गत आएगा दोस्तों, जैसे है हमारा वेद है, वेद की संख्या 4 है, महाभारत है, पुराण है दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे पुराना है दोस्तों मत्स्य पुराण। और इसके साथ में आता है दोस्तों उपनिषद है, उपनिषद की संख्या है दोस्तों 108। इसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ है दोस्तों जैन धर्म, बौद्ध धर्म। हम जैन धर्म का एक वीडियो बनाएंगे, बौद्ध धर्म का अलग से वीडियो बनाएंगे और इसको पूरे कहानी के साथ आपको हम याद भी करवाएंगे दोस्तों। ये हुआ दोस्तों भारतीय साहित्य, जिसके माध्यम से हमें इतिहास जानने का स्रोत मिलता है। विदेशी साहित्य में देखिए दोस्तों, तो हमारे भारत में विदेश के लोग भी पर्यटन के रूप में आते थे, घूमने आते थे, भ्रमण करते थे। जो कुछ लेख लिख के गए हैं उसके आधार पर भी हमें इतिहास जानने का स्रोत मिलता है। तब देखिए दोस्तों, सबसे पहला है विदेशी साहित्य में मेगस्थनीज की रचना, मेगस्थनीज की रचना। इसकी रचना है दोस्तों इंडिका, इंडिका। दूसरा है दोस्तों फाहियान की रचना, फाहियान की रचना। फाहियान की रचना है दोस्तों की। यही है दोस्तों आपका वेनसांग,
वेनसांग की रचना। वेनसांग ने रचना किया था दोस्तों सीयूकी की। इस तरह दोस्तों विदेशी साहित्य के अंतर्गत मेगस्थनीज की रचना इंडिका, फाहियान की रचना फोकोपी और वेनसांग की रचना सीयू के माध्यम से हमें इतिहास काल को जानने का स्रोत प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है दोस्तों 2300 बीसी से 1750 बीसी के बीच का समय। दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बीसी के बारे में पूरा जानकारी दे दिया गया है, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, एक समय था 7वीं शताब्दी। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है 1826 ईस्वी। देखिए दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2300 बीसी से 1750 ईस्वी के बीच की घटना जरूर है, लेकिन उसके समय बीत जाने के बाद, बीसी की बीत जाने के बाद आता है एडी। तो एडी में क्या हुआ दोस्तों, लगभग 7वीं शताब्दी के मनुष्य ने आगे विकास करने के पश्चात उन्होंने पक्की ईंट बनाने के लिए जब जमीन की खुदाई की, जब जमीन की खुदाई किया, वो लोग पक्की ईंट बनाने के लिए कर रहे थे, तो उसे जमीन के अंदर में पकी पुकाई ईंट ही मिल गया। ये तो ऐसे हो गया जैसे जिस चीज को हम खोजने जा रहे हैं वो दरवाजे के सामने में पड़े हुए। तो उस समय के मनुष्यों को पक्की ईंट बनाने के लिए जब मिट्टी खुदाई कर रहे थे तो पक्की पुकाई ईंट मिल गया, तो उन लोगों की प्रसन्नता दोगुनी हो गई और उन लोगों ने उन ईंटों के अध्ययन किया और अपना भवन जो है पक्की ईंटों का बनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से लिखित प्रामाणिकता अधिकांशतः तौर पर नहीं लिखा है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जब पाकिस्तान भारत में था उस समय 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटन चार्ल्स मैसन भारत में भ्रमण के लिए आया था। तो इन्होंने पंजाब में, अर्थात वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, उस पंजाब में पाकिस्तान क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की बात किया था, अर्थात सिंधु सभ्यता की बात किया था। दोस्तों मैंने इसका एक और वीडियो बना लिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, उसको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो वो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 1856 ईस्वी में कनिंघम ने क्या किया था दोस्तों, उस हड़प्पा सभ्यता का सर्वे किया था, सर्वेक्षण किया था। उसके बाद उन्होंने उसी समय दोस्तों रेल पटरी बिछाना था, तो बर्टन बंधुओं ने उस अवशेष के बारे में अंग्रेजों को जाकर के बता दिया। तो लगभग 5 साल बाद लगभग 1861 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। उस समय उसका महानिदेशक किसको बनाया गया था दोस्तों, कनिंघम को बनाया गया था। इसलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद का हम आगे देखेंगे दोस्तों। देखिए सिंधु सभ्यता, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ दोस्तों। देखिए जब उसकी खुदाई किया गया तो अधिकांश जो खुदाई किया गया वो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे पर बसे शहरों के खोज किया गया, इसलिए उसका नाम रखा गया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों। लेकिन बनावली, लोथल, रंगपुर ये जब खोदा गया तो ये बनावली, रंगपुर और लोथल न तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था और न ही उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। तो उन समय वैज्ञानिकों ने क्या किया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नाम न रख करके उसे क्या नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों दिया गया दोस्तों, क्योंकि ये तो सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसका नाम सिंधु नदी दे दिया गया। लेकिन हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि सबसे पहले खुदाई किस नगर का किया गया था, हड़प्पा का किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया दोस्तों। इसके बाद देखिए उस समय जो नगरीय निकाय था दोस्तों, वो खुदाई किया गया था वो नगरीय निकाय के रूप में था, इसलिए इसका नाम नगरीय सभ्यता भी कह दिया गया। साथ ही साथ सिंधु घाटी के जो मनुष्य थे वो कांस्य के बारे में जानते थे दोस्तों। देखिए यहाँ पर कांस्य मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, नवपाषाण काल में जब ताम्र का खोज हुआ था तो उस समय ये बहुत आगे बढ़ गया था। तो ये लोग क्या करते थे दोस्तों,
ताम्र प्लस टीन। ताम्र और टीन को क्या करते थे दोस्तों, 9:1 के अनुपात में मिला करके ये लोग क्या बनाते थे, कांस बनाते थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पर चित्र भी बना दिया है दोस्तों। यदि ऑप्शन में त्रिकोणाकार भी दे दिया जाए तो आपको उसी को टिक लगाना है दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज को ही क्या कहा जाता है, त्रिकोणाकार कहा जाता है। तब देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर चिनाब नदी पर था दोस्तों। आपको पता होगा चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियां ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो चिनाब नदी है दोस्तों, ये कश्मीर में है। ये कहाँ है दोस्तों, कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ उत्तर दिशा की ओर। और पश्चिम दिशा की ओर है दोस्तों डास्क नदी। इसी डास्क नदी के किनारे पर खोजा गया था दोस्तों सूतकागे डोर। और यदि ऑप्शन में आता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की प्रामाणिकता कहाँ पर मिला है, तो सूतकागे डोर में मिला है दोस्तों, क्योंकि सूतकागे डोर और लोथल ये क्या था दोस्तों, उस समय का बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, और गुजरात में आपका सतलज नदी है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या हुआ था दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की आकार है वो त्रिभुजाकार है, ये उसकी आकृति है दोस्तों। यदि इसका क्षेत्रफल पूछे तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये एग्जैक्ट नहीं है दोस्तों 13 लाख, ये लगभग है। और अभी तक इसका कितना प्रतिशत खोदा गया है दोस्तों, तो मात्र 3 से 5% तक इसकी खुदाई हुआ है दोस्तों। अगला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है दोस्तों नगरीय निकाय या नगरीय नियोजन और उत्तम जल निकासी। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा नगर निगम होता है वो सिंधु सभ्यता का जो नगर निगम है उतना भी हम नहीं कर पाए, क्योंकि 4000 वर्ष पहले पेरिस और लंदन व पेरिस का शहर भी हड़प्पा सभ्यता की तरह एकदम नगरीय निकाय नहीं है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, लंदन जैसा और पेरिस जैसा शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में कम है, तो सोच सकते हैं हमारी भारत की व्यवस्था क्या है। क्योंकि हमारी भारत की जो नगरीय निकाय है वहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था है वो एकदम सुंदर है। और इसी कारण नाना पाटेकर का जो डायलॉग है दोस्तों, नाना पाटेकर ने तो बड़ा अच्छा डायलॉग दिया है, दुनिया को हमने दिया क्या, मलेरिया, और दुनिया ने हमको दिया क्या, मच्छर। इसी मच्छर के चलते हमारे भारतीय जनसंख्या में गिरावट आता है कि हर साल मलेरिया और डेंगू की वजह से हजारों लोग ऐसे ही निपट जाते हैं। ये हमारे भारत सरकार की नगर नियोजन की उत्तम जल निकासी व्यवस्था की विशेषता है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय निकाय व उत्तम जल निकासी व्यवस्था एकदम ही सुंदर था दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है, तो नगर नियोजन या नगरीय निकाय। लेकिन नगरीय निकाय की विशेषता यदि पूछा जाए तो आपको लगाना है दोस्तों उत्तम जल निकासी। ठीक है दोस्तों, और यदि ये प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है और यदि नगरीय निकाय व उत्तम जल निकासी दिया है, तो आपको इसी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टिक लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों वहां का जो भवन निर्माण था उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसी के बारे में मैंने बताया था दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था उसी को 7वीं शताब्दी के मनुष्य पक्की ईंटा बनाने के लिए खोद ही रहे थे कि ये सारी ईंटें उसको क्या हो गए, मिल गया था। तो सोचिए उनका तकदीर कितना अच्छा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, जैसे आज हमारे यहाँ मान ले जाइए एक चौराहा का रास्ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
यदि हम मान के चलते हैं, यहाँ से दिल्ली, इधर ले लीजिए मुंबई, इधर चेन्नई और इधर ले लीजिए कलकत्ता, ये हो गया दोस्तों चौराहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो चौराहा हुआ करता था, या इस तरह मान लीजिए दोस्तों इधर घर है और इधर जाना है, तो ये बराबर दोस्तों 90 अंश का कोण पर काटता था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जो चौराहा होता था या सड़कें होता था, वो एकदम क्या होता था दोस्तों, समकोण होता था। आपको पता है कि समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश होता है। ये था दोस्तों नगरीय निकाय की एकदम सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था था दोस्तों। साथ ही साथ आज हमारे सड़क जो एकदम चौड़ीकरण होते हैं, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो सड़क है एकदम चौड़ीकरण और साफ सुथरा हुआ करता था। आज भारत की सड़कों पर जगह जगह देखोगे तो गड्ढे बने पड़े हुए हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो सड़क है वो एकदम चकाचक हुआ करता था, जैसे कि अमेरिका की सड़क, ऐसे लग रहा हो जैसे उसको फिसल जाओगे। साथ ही साथ इसके किनारे पर कूड़ादान भी मिलता था दोस्तों, कूड़ादान। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कूड़ादान के भी अवशेष मिले हैं, जबकि अब हमें 2-4 साल पहले ही पता चला है कि सूखा कचरा को अलग डिब्बा में डालना है, गीला कचरा को अलग डिब्बा में डालना है, और ऐसे कुछ और कचरा है जिसको अलग डिब्बा में डालना है, हमको आज पता चला, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले से ही कूड़ादान के बारे में जानते थे दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कि मान लिया जाए कोई घटना कोई घट चुका है और वो विलुप्त हो चुका है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये कितने समय पहले का है और क्या है। उसके बारे में मेरे दोस्तों पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग C14, ये उसका फुल फॉर्म नाम है दोस्तों। कहीं पर दे दिया रहेगा कार्बन C14, तब भी वही सही रहेगा। कार्बन डेटिंग C14 या हो सकता है C14 दे दे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसी को आपको टिक लगाना है। जैसे मान लिया जाए 1000 साल पहले कोई बूढ़ा टपक गया है और उसको जमीन के अंदर दफना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे कालीबंगन में क्या हुआ था दोस्तों, कुछ अवशेष मिले थे, जैसे कपल का मतलब होता है जोड़ा, वो वहां पर दफना हुआ मिला था। तो हमें कैसे पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का है या इस सभ्यता का है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग C14 का उपयोग किया जाता है। इसी के माध्यम से हमें पता चलता है, जैसे आज भी कई कई जगहों पर कुछ उस समय के बड़े बड़े जानवरों के हड्डियां मिलते हैं, वो जो है इसी के माध्यम से पता लगाया जाता है कि ये किस सन का है और लगभग किस काल का है। देखिए दोस्तों, किस किस सन में किस किस नदी के किनारे और किसके नेतृत्व में खना गया और वहां से किन किन चीजों की प्राप्ति हुआ है, वो सब हम एक कॉलम के रूप में एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1826 में चार्ल्स मेसन, 1856 में कनिंघम और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था। 1902 में उसी भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक था जॉन मार्शल, जो 1921 के समय में भी था। तो 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक था जॉन मार्शल। उन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को रावी नदी के तट पर सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता का नेतृत्व प्रदान किया, और राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की क्या किया, खुदाई किया। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी या उसके सहायक नदी के कारण हुआ। हड़प्पा सभ्यता नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि रंगलोथल बनावली ये जो है न तो सिंधु नदी के किनारे था और न ही उसके सहायक नदी का। सबसे पहले किसको खोजा गया था, हड़प्पा को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा पड़ा था। तो देखिए दोस्तों, वहां क्या क्या मिला था हड़प्पा सभ्यता में, श्रमिक आवास, कुम्हार, चाक। चाक का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, एक कुम्हार का जैसे पुराने जमाने में चलता था जिसको हम लोग बोलते थे बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी का जो तो बड़ा बड़ा पहिया होता है उसी को समझिए कुम्हार वो क्या बनाते थे, चाक बनाते थे, जिस पर मिट्टी रख करके वो बर्तन का निर्माण करते थे। अब समझिए ये इस तरीका से ये होता था दोस्तों, इस तरीका से ये रहता था उनका चाक। इसी के ऊपर वो क्या करते थे, मिट्टी को रख करके बर्तन बनाया करते थे। वहां से मातृ देवी की भी मूर्ति मिली है। ओखली, ओखली का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, ओखली के ओ
ओखली का अंग्रेजी में बोला जाता है मोटल, अर्थात जैसे किसी चीज को कूटना। ये लोहे का होता है दोस्तों, इस तरीका से ये होता है, और इस पर एक लोहे की क्या होती है, कूटनी होता है, जिसको पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, कूटते हैं। ताबूत मिला है, ताबूत का मतलब है जिस पर शव को आराम से लेटा करके उसको अनंत निद्रा में सुलाने का ये क्या था, घर था समझिए। मतलब जैसे आजकल जैसे ईसाई धर्म में ऐसा होता है, हमारे हिंदू धर्म में तो आग लगा दिया जाता है। साथ ही साथ वहां पर क्या मिला है दोस्तों, हाथी के अवशेष मिले हैं। मैंने आपको अभी बताया कि पुराने समय का जो अवशेष मिलता था, जैसे किसी का हड्डी मिला तो जैसे देखिए हाथी का अवशेष मिला है, तो कैसे पता लगाते थे, C14 से। वहां पर स्नानागार, अन्नागार मिला है दोस्तों, अन्नागार। अन्नागार का मतलब है समझिए, वो लोग हमारी तरह अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी कोठरी बना करके नहीं रहते थे। वो लोग क्या करते थे, सब मिलजुल करके एक बहुत बड़ा अन्नागार रखते थे, जहां पर सभी का अन्न को क्या करते थे, एक जगह पर स्थायी रखते थे। तो अलग अलग समुदायों का मतलब छोटे छोटे ग्रुप का अलग अलग बना करता था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में कुल कितने अन्नागार मिले हैं, तो 12 ठो अन्नागार मिला है दोस्तों। और ये अन्नागार छोटा मोटा नहीं था दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा अन्नागार था, जिसकी देख रेख की क्षमता एकदम सुव्यवस्थित था। और तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनका खान पान क्या था दोस्तों, शाकाहारी था। वो जौ का उपयोग करते थे और गेहूं का उपयोग करते थे। तो पूछा जाता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले किस फसल को जानते थे, तो या किस फसल को उपयोग किया, तो जौ का, दूसरा में रहेगा गेहूं का। साथ ही साथ किस जानवर का पालन पोषण किया, तो मैंने इसके पहले वीडियो में सारा चीज को डिटेल से बता दिया है, तो यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको। तो इन्होंने सबसे पहले किसका पालन किया था, तो कुत्ते का किया था, क्योंकि कुत्ता के लिए न चारा की व्यवस्था करनी पड़ती है, न उसकी ज्यादा देखरेख करना पड़ता है, और न ही उसके लिए कोई ज्यादा कहना चाहिए स्पष्ट जगह की भी जरूरत नहीं पड़ता है। वो जहाँ कहीं पर भी हो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, नाम ही है उसका कुत्ता, ठीक है। तो इसलिए सभ्यता, सिंधु सभ्यता के लोग या पहले के लोग क्या किए थे, सबसे पहले कुत्ते का पालन पोषण किए थे। देखिए दोस्तों, इसको आपको याद करना है। तो याद करने के लिए देखिए, याद क्या करते हैं, हर व्यक्ति का क्या होता है, एक आवास होता है। उस आवास में वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा बेचारा, पूजा पाठ करेगा। तो पूजा पाठ कर लिया तो आवास हो गया। फिर पूजा पाठ करेगा, तो पूजा पाठ के लिए हो गया मातृदेवी। मातृदेवी के बाद वो क्या करेगा, पूजा पाठ करने के बाद खाना खाएगा, तो जौ और गेहूं को खा लिया, इसको खा लिया, जौ और गेहूं को खा लिया। तो जौ और गेहूं को, गेहूं जैसे जो दाना होता है दोस्तों, तो गेहूं की रोटी बनाने के लिए क्या करेगा, ओखली का प्रयोग करेगा। उस समय तो मिल था नहीं दोस्तों, ओखली में कूट कूट करके बनाया। तो कैसे याद करेंगे, आवास है, सुबह सो के उठा, मातृदेवी की पूजा किया, ओखली लिया, और ओखली में क्या किया, गेहूं को पीस दिया। गेहूं में पीसने के बाद क्या किया, उसको खाने के बाद हाथी पर बैठकर, हाथी पर बैठकर कहाँ चला गया, अपने काम पर चला गया। और क्या बनाता है कुम्हार, चाक बनाता है। चाक से क्या बनाता है, बर्तन बनाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या बच गया, एक दिन, एक दिन क्या हो गया, अंतिम समय आने पर उसकी मृत्यु हो गया। तो उसे कहाँ दफना दिया गया, ताबूत में दफना दिया गया। इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा है दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये प्रकृति पूजक थे। मतलब इनमें इतना ज्यादा आडंबर नहीं था, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, स्त्री पुरुष प्रजनन अंगों की भी पूजा होता था। जैसे केरल राज्य में त्रावणकोर है, त्रावणकोर पर महिलाओं को कपड़ा पहनने की आजादी नहीं था। मतलब ब्रेस्ट को ढकने पर भी उसको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था वहां के शासक को। तो आपको वहां के शासक के टैक्स के बारे में देखेंगे तो बड़ा अजीब है दोस्तों। वहां पर आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि वहां पर ब्रेस्ट को ढकने पर, अर्थात तन ढकने पर टैक्स देना पड़ता था। जबकि वहां की पूरी नियम ऐसा था दोस्तों, जैसे आज हम लोग बड़े सूट बूट पहन करके जाते हैं, ये जीन्स पहन के चले गए और सूट बूट लगा के जा रहे हैं, चलो चलते हैं अभी हम मॉल पे जाएंगे। तो वहां पर यदि मैं जीन्स टी शर्ट भी पहना है दोस्तों, तो मुझे इसका भी टैक्स देना पड़ता था। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये कड़ा लगाते हैं, वॉच पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, चला रहे हैं दूल्हे राजा जैसे, तो उस घड़ी का भी हमको टैक्स देना पड़ता था।
ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ आजकल आप देखेंगे तो दबंग शरीर रहता है तो मूछें लगाए तान करके चलता है सरदार नियम। तो उस समय में त्रावणकोर में मूछ रखने पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। तो सोचिए उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। मूछ रखने पर टैक्स, जीन्स पहनने पर टैक्स, स्तन ढकने पर टैक्स, तो घड़ी पहनने पर टैक्स, जूता मोजा लगा लिए तो भी टैक्स। मतलब राजा को हर एक चीजों पर टैक्स देना पड़ता था। अब ये कंफ्यूजन है दोस्तों कि उसको खाना खाने के लिए भी टैक्स देना पड़ता रहा होगा, ऐसा ऐसा राजा था। खैर अच्छा हुआ कि उस समय की महिलाएं जागृत हुई और उसका पुरजोर विरोध किया और अंत में राजा को उससे टैक्स को वापस लेना पड़ा। यही नारी शक्ति आज की भी जरूरत है जो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये लोग वृक्ष में किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। और पशु में किसकी पूजा करते थे? उबड़ वाला सांड का। मतलब समझिए दोस्तों, ये देखिए देवता में किसकी पूजा करते थे? शिव का। शिव का मतलब होता है दोस्तों शंकर भगवान। तो शंकर भगवान का जो वाहन है वो क्या है दोस्तों? नंदी है। तो नंदी बैल का क्या होता है दोस्तों? कुबड़ निकला रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, शंकर भगवान की पूजा करते थे और पशु में कौन सा रहेगा? तो उसका वाहन। ठीक है दोस्तों। और पेड़ में किसकी पूजा करते थे? तो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। हम आज भी देखेंगे दोस्तों तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो पीपल, बरगद और नीम इसकी पूजा करते हैं, आज भी करते हैं। इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास आज भी उसमें माना जाता है दोस्तों। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के लोग तौल प्रणाली में अर्थात तौलने के लिए 16 का प्रयोग करते थे या 16 के गुड़ज का। गुड़ज का मतलब है 16, 32, 48, 64, इस प्रकार उसके गुड़ज का प्रयोग करते थे। आज भी आप लोग बुजुर्गों को सुनेंगे दोस्तों क्या बोलते हैं कि ये 16 आना सच बोल रहा है, ये 16 आना सच बोल रहा है। तो ये 16 आना उसी का है। 16 का मतलब होता है 100%। 16 आना सच बोल रहा है मतलब कि ये 100% सच बोल रहा है। तो आज भी हम क्या करते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम बराबर 1 किलो। तो इस प्रकार वो लोग क्या करते थे, उसको 16 के रूप में लेते थे या उसके गुणज के रूप में लेते थे। ये हुआ दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाली सारी चीजें। इसके बाद में दोस्तों एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई किया गया सिंधु नदी के तट पर। किसके नेतृत्व में किया गया दोस्तों? राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में किया गया। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग एक पिक्चर देखे होंगे मोहनजोदारो, पहले उस पर कहना चाहिए कुछ विवाद हो गया था तो उसका नाम उसको बदल दिया गया और मोहनजोदारो रख दिया गया। तो मोहनजोदारो का अर्थ होता है दोस्तों, इसका समझिए शब्दार्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमको क्या क्या मिला है दोस्तों? विशाल स्नानागार। विशाल का मतलब बहुत बड़ा, स्नानागार का मतलब है आज के समय में स्विमिंग पूल। तो मैंने आपको अभी बताया कि 4000 साल पहले जो नगरीय निकाय की व्यवस्था था वो आज की लंदन और पेरिस में नहीं पाया जाता। तो आज की स्विमिंग पूल और उस जमाने के स्विमिंग पूल अर्थात स्नानागार की तुलना भी कर पाना अद्वितीय होगा दोस्तों। तो उस समय का जो स्विमिंग पूल था स्नानागार का बड़ा ही सुंदर था और साथ ही साथ उस पानी को हर हफ्ते फिल्टर भी किया जाता था। मतलब उस पानी को बहा करके नया पानी भी भरा जाता था जैसे कि आज किया जाता है। साथ ही साथ देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कांस्य के नर्तकी की मूर्ति मिला है। अर्थात जैसे नटराज की मूर्ति होता है शंकर भगवान का, वैसे ही नर्तकी की एक मूर्ति मिला है जो किसका बना हुआ था? कांस्य का बना हुआ था। तो मैंने आपको नाम में लिखवाया है दोस्तों, अन्य नाम में कांस्य युग भी कहा जाता था क्योंकि ये लोग तांबा और टीन को 9:1 के अनुपात में मिलाकर के क्या बनाते थे? कांस्य बनाते थे। साथ ही साथ यहाँ पर सूती कपड़ा का कुछ टुकड़ा भी मिला है और मुहर पर लगी योगी की मूर्ति। मुहर मतलब उस जमाने का जो सिक्का जैसा था, उस मुहर पर क्या था? एक योगी की क्या है? मूर्ति भी हमको मिला है। पशुपतिनाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ मतलब समझिए दोस्तों शिव भगवान तो होता। सन 1931 में चन्हुदड़ों की खुदाई हुआ सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो दोनों की खुदाई जो है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे हुआ था। लेकिन चन्हुदड़ो का जो नेतृत्व था कुछ करता था कौन था दोस्तों? एमजी मजुमदार था।
जब चनहुदड़ों को खोदा गया तो वहां से हमको क्या मिला दोस्तों, मनका बनाने का कारखाना मिला। तो उस जमाने में भी कारखाना मिल गया। तो मनका क्या चीज होता है दोस्तों, मनका का मतलब होता है मोती। मनका का मतलब होता है मोती। जैसे आज हम लोग मोती का माला पहनते हैं, तो उस समय भी मोती बनाने का एक कारखाना था जो क्या करता था, मनका बनाता था और उन चीजों को क्या करते थे, माला के ऊपर रखते थे। उस समय के जो कहना चाहिए धनी या रईस लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, माला पहनने के शौकीन होते थे। तो उनके लिए क्या था, मनका बनाने का कारखाना मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों, तो चनहुदड़ों में मिला है। इसके बाद में है दोस्तों 1953 में कालीबंगन। यहाँ पर दोस्तों कालीबंगन का अर्थ भी पूछा जाता है, जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाता है, तो कालीबंगन का अर्थ होता है दोस्तों काली रंग की चूड़ी। काली रंग की चूड़ी। अब आपको इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप रंग को भी समझते हैं और चूड़ी को भी समझते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कालीबंगन में अर्थात काले रंग की जो चूड़ी है उसका शब्दार्थ था। ये कौन सी नदी पर खोजा गया था दोस्तों, घग्गर नदी। वर्तमान में जो घग्गर नदी सरस्वती नदी को कहा जाता है। तब देखिएगा दोस्तों, ये किसके नेतृत्व में खोजा गया था, अमलानंद घोष के नेतृत्व में खोजा गया था। यहाँ से क्या क्या मिला है दोस्तों, जूते हुए खेत मिले। ये अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों, मनका बनाने का कारखाना और जूते हुए खेत या अग्निकुंड के साक्ष्य या विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, ये सारी चीजें अधिकांशतः पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जूते हुए खेत कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में मिला है। और कौन सी नदी पर मिला है बोलेगा तो घग्गर नदी पर। देखिए दोस्तों, जूते हुए खेत अर्थात हम लोग अभी क्या करते हैं, एक खेत में केवल एक ही फसल की बुआई करते हैं। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में हमके जो जूते हुए खेत मिले हैं, वहीं से हमको ऐसा भी साक्ष्य मिला है कि वो एक ही खेत में आधे पर एक फसल और आधे पर दूसरा फसल, अर्थात एक ही खेत में दो फसलों को एक साथ बुआई किया गया था दोस्तों। इसकी भी प्रामाणिकता हमको कालीबंगन में मिला है। अब आपको पता होगा बंगन मतलब की चूड़ी, आप लोग अंग्रेजी में जानते होंगे, बैंगल्स मीन्स क्या होता है, चूड़ी। तो आपको पता होगा बंगन बैंगन, बैंगल मतलब क्या हो गया, चूड़ी हो गया। और काली मतलब की काला। ठीक है दोस्तों, तो नाम से ही स्पष्ट है इसका अर्थ, काली मतलब काला, बैंगन बैंगन मतलब चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। तो चूड़ी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, आग की आवश्यकता होगा। आज भी कई सारी कंपनियों पर चूड़ी बनाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, आग का प्रयोग करते ही हैं। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो कालीबंगन में मिला है। बैंगन मतलब की चूड़ी, और चूड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, आग चाहिए। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है, वही मिला है। अब आग ही होगा, वहीं पर क्या होगा, चूड़ी बनाया जाएगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, अगला है 1957 में लोथल पर। दोस्तों लोथल क्या है, लोथल एक प्रकार के क्या है दोस्तों, बंदरगाह है। लोथल क्या है, बंदरगाह है। साथ ही साथ सुतकागे डोर भी बंदरगाह है दोस्तों। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो क्या थे दोस्तों, उनका जो व्यापारिक दृष्टि से वो लोग संपन्न थे, अर्थात उनका पेशा क्या था, व्यापार करना उसका पेशा था। तो लोथल में ही जो भोगवा नदी के किनारे पर एस.आर. राव के नेतृत्व में इसे खोजा गया था, वहां पर गोदीबाड़ा बंदरगाह मिला है। और आज आप लोग जानते ही हैं बंदरगाह पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अर्थात आयात निर्यात किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या मिला है दोस्तों, धान और बाजरा का प्रमाणिकता मिला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि धान का प्रमाणिकता किस जगह पर मिला है, तो उस पर लोथल का ऑप्शन नहीं होता है। तो उसके बदले में क्या दिया जाता है दोस्तों, सुतकागे डोर। सुतकागे डोर, सुतकागे डोर भी क्या था दोस्तों, एक बंदरगाह था। तो इस सुतकागे डोर नामक जो बंदरगाह था, वहां पर अधिकांशतः धान की प्रमाणिकता मिला है। तो लोथल और सुतकागे डोर, यदि दोनों ऑप्शन पर हो और एक ही को टिक लगाना हो, तो सबसे पहले आप किसको लगाएंगे दोस्तों, सुतकागे डोर को टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1990 में धौलावीरा की खुदाई किया गया रणधीर सिंह के नेतृत्व में। यहाँ से क्या मिला था दोस्तों, उत्तम जल निकासी। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्या है, उत्तम जल निकासी व्यवस्था है। वो कहाँ मिला है दोस्तों, धौलावीरा में मिला है। नहीं तो इससे पहले क्या माना जाता था दोस्तों, केवल नगर नियोजन
को ही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता माना जाता था। अब ये जल निकासी है तो मान के चलिए दोस्तों कहीं कहीं पर कृत्रिम जलाशय या कह दिया जाता है बांध की प्रामाणिकता कहाँ पर मिला है या कृत्रिम जलाशय की प्रामाणिकता कहाँ पर मिला है, तो इसका भी क्या रहेगा दोस्तों, धवलावीरा ही रहेगा। इसके बाद में बनावली है दोस्तों। बनावली में केवल एक ही चीज को याद रखेंगे, उत्तम किस्म का जव। अर्थात बनावली में क्या किया जाता था दोस्तों, जो जव की खेती होता था वो एकदम सर्वोत्तम था दोस्तों। देखिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और इसके पतन का कारण, इनका इनको किस चीज की जानकारी था, किस चीज की जानकारी नहीं था, इन सारे के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों।